तो शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए कुल पद जो है वो 31,982 बताए गए हैं। कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के लिए कुल पदों की संख्या 18,887 है, जबकि कक्षा 9 से 10 तक विशेष स्कूलों में जो पद हैं वो 270 बताए गए। कक्षा 11 से 12वीं तक के लिए कुल पदों की संख्या 18,577 बताई गई। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत ये तमाम रिक्तियां। तो क्लास 6 से 8 के लिए कुल पद 234 से, टीजीटी वर्ग 9 से 10 के लिए कुल पद 248 से, पीजीटी वर्ग के 11 से 12 के लिए कुल 403 पदों की वैकेंसी है। प्रधानाध्यापक के लिए कुल 31 पद हैं। 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख निर्धारित की गई है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 25 नवंबर तक होगी। 7 से 10 दिसंबर तक दूसरे फेज की परीक्षा ली जाएगी। दिसंबर के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी है। तो सुनिए बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें यह नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा। और अब दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी। 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख दी गई है। अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें सुधार भी करना होगा, तो 25 नवंबर तक आप इसे करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आवेदन में सुधार का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती करने पर सुधार नहीं होगा। वहीं आवेदन पत्र में जो भाषा आपकी तरफ से चुनी जाएगी वही भाषा आपके लिए फाइनल भाषा मानी जाएगी। तो दूसरे चरण में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिस तरीके से पहले चरण में किया गया। बिल्कुल, और इसी के आधार पर आपका रिजल्ट भी जारी होगा, तो सावधानी जरूरी है। तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, ये जानकारी दी गई है। और सारी सूचनाएं जो है वो आपको एडमिट कार्ड में अंकित मिलेंगी। तो देखिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई हुई है। मानहानि मामले की सुनवाई की गई है। तेजस्वी यादव के वकील ने अपना पक्ष रखा है। पेशी होने से तेजस्वी यादव को राहत मिली है। तो बिल्कुल 2 दिसंबर की तारीख जब अगली सुनवाई, और सभी गुजराती ठग कहने के मामले में ये केस है। मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर अब उम्र का असर दिखने लगा है। पीके ने कहा कि सीएम राष्ट्रपति के सामने बीजेपी वालों को दोस्त ऐसे बता रहे थे जैसे औपचारिक कार्यक्रम की जगह घर में बैठकर भूजा खाते हुए बात कर रहे हो। पीके ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पर अहंकार का असर है, इसलिए वे किसी भी बात को हल्के में उड़ा देते हैं। बयान सुनिए। भाषण की डिलीवरी कर नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना, राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर जो वक्तव्य दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो सब हमारे दोस्त ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। आप उस भाषण को सुनिए। राष्ट्रपति के सामने एक औपचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से वो भाषण की डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बैठ के भूजा खाते हुए बात कर रहे हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये उम्र का असर है, और कहीं थोड़ा बहुत अहंकार भी जो है कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी बात की सीरियसनेस को हल्के में उड़ा देना। अरे इसको कुछ आता है। नीतीश कुमार का तकिया कलाम, अरे इसको कुछ आता है। अरे भाई, किसी को कुछ नहीं आता है, आपको तो आता है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप कृपा करके इसको सुधारिए।
वहीं बड़ी खबर रोहतास से, जहां पर ऑन ड्यूटी दारोगा की पिटाई की गई है। सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की पिटाई की बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज सामने इसे लेकर अब आ चुका है। पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल है, जिसमें विक्रमगंज थाना की ये घटना, जहां पर पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो इस वक्त वायरल है। 5 बदमाशों ने कैसे पुलिस वाले की ही पिटाई कर दी। रोहतास से ये बड़ी खबर इस वक्त। और खबर सियासत से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे और बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पीएम ने मंच से संबोधन के दौरान बिना नाम लिए बिहार सरकार पर जातिवाद का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि देश में जाति के नाम पर गरीबों की एकता तोड़ने की कोशिश हो रही है, जातिवाद का जहर बोने की साजिश हो रही है। क्या कहा पीएम ने, सुनाते हैं। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब, तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो ये आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को विक्षिप्त कर देना, गरीब को ही आपस में लड़ा लेना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीतिक दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में जातीय गणना को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाति गणना के मसले पर कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। अमित शाह ने कहा कि हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। शाह ने कहा कि बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है, बहुत सोच समझकर निर्णय लेता होता है, उचित समय पर हम बताएंगे। सुनिए उनका बयान। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। तो जातीय गणना को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। गठबंधन दल इस बयान को अपनी जीत बता रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। बयान सुनिए। शाह जी, जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इसके गहरे जख्म का एहसास हो रहा है क्या? कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, विमर्श करेंगे जाति गणना पर। अरे जिसको करना है, जनगणना तक तो आप करवा नहीं रहे हैं। और चूंकि जाति गणना कराकर बिहार ने राष्ट्रीय राजनीति का एक मुद्दा तय कर दिया जो समसामयिक है, तो अब बेचैनी में।
और अब बात नीतीश के उस बयान की जिसने INDIA में उथल पुथल मचा दी है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में ये कह दिया था कि कांग्रेस को अभी विधानसभा चुनाव से फुर्सत ही नहीं है, उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है, वो अपने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नीतीश के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई, गठबंधन के नेता सफाई देने लगे और अब कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। तो गठबंधन में कांग्रेस के निष्क्रियता को लेकर नीतीश कुमार के बाद गठबंधन में नई बहस छिड़ गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और मामले को निपटने की कोशिश की। खड़गे ने नीतीश कुमार से गठबंधन और लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की। और आइए अब आपको नीतीश का वो बयान सुनवाते हैं जिसे लेकर के सियासी बवाल बिहार में मचा हुआ है। जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस पर नीतीश के बयान के बाद INDIA गठबंधन में फूट की बात सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश के बयान पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश का दर्द छलक रहा है, लेकिन उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बयान सुनाते हैं। ये INDIA गठबंधन नीतीश जी के दिल का दर्द उभर रहा है। घमंड गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो इनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। पलटू बाबू, आपका दर्द बार बार छलक रहा है, लेकिन आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपको वनवास जाने का समय आ गया है। आपको कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से झटक दिया, राजद पहले ही आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में पलीता लगा दिया, वो पहले ही नकार चुका है आपको। पलटू बाबू, कितना बेइज्जती आप अपना कराइएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली होने वाली है। शाह के कार्यक्रम में गोपालगंज से भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। गोपालगंज के बीजेपी MLC राजीव कुमार ने कहा कि गृह मंत्री की ये रैली बिहार में बदलाव के लिए है और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता और जनता में इसे लेकर काफी उत्साह है। धनाधन बुलेटिन की अगली खबर शिक्षक बहाली पर हो रही सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज ने शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जयंत राज ने कहा कि उनकी सरकार सभी वादे पूरी करती है, लेकिन बीजेपी जो वो कहती है वो नहीं करती है। बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। बयान सुनाते हैं। मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हम लोगों के विपक्ष के साथ वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। उन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज तक जो है उस पर कोई बात नहीं हुई है। अब ये 9वां साल 10वां साल गुजर रहा है, तो जब कोई बात नहीं हुई है तो उन्हें जो लोग काम कर रहे हैं उसी पे बोलना है, तो वो बोल रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात जो धांधली का आरोप है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो है ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार में हुई शिक्षकों की बहाली को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि BPSC के एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार इसकी जांच करा ले। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो वादा करती है उसे वो पूरा कर रही है, जबकि केंद्र ने वादा खिलाफी की। सुनिए क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने। जो गणित बता रहे हैं आप लोग, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब चीज कैलकुलेटेड है, आपके सामने है। अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं तो 2 करोड़ खोजना चाहिए। जिनको 2 करोड़ देना था वो 2 लाख भी दे पाएगी नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बगहा के रामनगर में रामकथा कर रहे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। उन्होंने इशारों में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। जगतगुरु ने कहा कि रामचरितमानस के राष्ट्र ग्रंथ बनने के बाद जो भी निंदा करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा और सीधे कृष्ण जन्मस्थान यानी कि जेल पहुंच जाएगा।
तो राम भद्राचार्य ने बिहार सरकार की भी खुलकर निंदा की, उस पर हमला किया और कहा कि बिहार में ज्यादा दिनों तक जंगल राज नहीं चलने वाला है। उन्होंने यहां तक कहा कि पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर से रामकथा प्रस्तावित थी, लेकिन पटना के डीएम ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिस पर उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन गांधी मैदान किसी की जागीरी नहीं है और अब तुम्हें हटाने के बाद ही गांधी मैदान में राम कथा करने के लिए पहुंचेंगे। आपको उनका वो बयान भी सुनाते हैं। तब निंदा करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुम पे चलेगा और सीधे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करोगे। बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है, पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम गांधी ग्राउंड में कथा करने आएंगे। चल रांची से जहां झारखंड में ईडी के दबिश के बाद अब ईडी को ही फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही नक्सलियों से भी हमला कराने की भी प्लानिंग थी। इसके खुलासे के बाद ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को रांची के होटवार जेल में छापेमारी की। इस दौरान सीसीटीवी खंगाले गए तो जेल के अंदर का रजिस्टर भी चेक किया गया, जिसके बाद ईडी के रजिस्टर में कुछ गड़बड़ी पाई गई। दरअसल झारखंड में मनरेगा, जमीन, बालू, शराब और अवैध खनन घोटाले की जांच में कई बड़े अफसर और रसूखदारों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल होटवार जेल में है। लेकिन होटवार जेल से ही प्रेम प्रकाश जैसे बड़े रसूख वाले आरोपी अब ईडी के गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही ईडी के अधिकारियों को भी ट्रैप करने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही ईडी की टीम ने छापेमारी की। हालांकि जेल में अंदर जाने के लिए ईडी को लंबा इंतजार करना पड़ा और शायद यही वजह रही कि ईडी की टीम जब यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन आरोपियों के मददगारों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।